नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार AKS स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम गांधी जी पार्ट 1 के बारे में पढ़े थे। आज मैं आपको गांधी जी पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। तो कल का ओवरव्यू यदि देख लें तो गांधी जी 1917 में अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1915 में, और 2 साल वो भारत का भ्रमण किए और यहाँ स्थिति का जायजा लिया। और गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और वो 21 साल साउथ अफ्रीका रहे, और 1914 में दिसंबर में वो वहाँ से वापस इंडिया आए और जनवरी 1915 में इंडिया में पहुँचे। तो कल हम लोग देखे थे कि 1917 में गांधी जी सत्याग्रह चलाए थे अगेंस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन। जो नॉन क्रिश्चियन मैरिज था केप टाउन साउथ अफ्रीका में, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था कि जो नॉन क्रिश्चियन मैरिज है, नॉन क्रिश्चियन तरीके से और रिलीजियस सेरेमनी, जो नॉन रिलीजियस सेरेमनी द्वारा जो भी शादियां की गई है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। आंदोलन में इनको इसके लिए प्रोहिबिटिव ऑर्डर का वायलेशन के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन लास्ट में जब न्यूज़पेपर में बहुत सारा लेख वगैरह छपा, जो ब्रिटेन में, यूरोप में छपा, और इनकी अंग्रेज सरकार की निंदा हुई, तो इसको कानून को अंग्रेजों ने वापस ले लिया और कानून को खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1914 में क्विट साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए इंडिया आ गए। अवार्डेड कैसरे हिंद फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोड ड्यूरिंग बोअर वार। बोअर वार के दौरान एम्बुलेंस की सेवा इन्होंने चलाई थी, जिसे इंडिया एम्बुलेंस कोड नाम दिया था। और उसमें घायल सैनिकों को या घायल जो दूसरे पक्ष लड़ रहे थे उनका हेल्प करता था, मदद करता था, मतलब उनका इलाज किया जाता था। बोअर वार 2 बोअर वार लगा गया, एक बोअर वार 1 एंड बोअर वार 2। बोअर वार फर्स्ट 80 से लेके 81 तक 1 साल लगा गया। ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट एंग्लो बोअर वार, द ट्रांसवर्सल और द ट्रांसवर्सल रिबेलियन वाज ए फॉट फ्रॉम दिसंबर 80 से लेके 81 तक लड़ा गया, जिसमें कि अंग्रेज और साउथ अफ्रीका के जो भी लीडर थे और रिबेलियन लीडर थे और रिबेलियन उनके बीच लड़ा गया। दूसरा बोअर वार भी साउथ अफ्रीका और उनके साउथ अफ्रीका के जो रिबेलियन लीडर थे उनके और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश पर भी, ब्रिटिश का पूरे वर्ल्ड पे ब्रिटिश का कब्जा था, इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका ऑल्सो। 1776 में वो आज़ाद हो गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मीन्स एवरीवेयर, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिश का शासन था। तो बोअर वार सेकंड यूजुअली रेफर टू सेकंड बोअर वार यूजुअली रेफर टू सेकंड बोअर वार। सेकंड बोअर वार के नॉर्मली बोअर वार कहते हैं, जो 1899 से 1902 तक लड़ा गया। फॉट बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड बोर्ड्स ऑफ द ट्रांसवर्स रिपब्लिकन, मीन्स जो साउथ अफ्रीका के लोग थे और उनके रिबेलियन थे, उनके और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया बोअर वार। तो उसमें गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना किया था ड्यूरिंग बोअर वार से। उसमें बहुत सहायता मिला था। जो भी मिलिट्री वाले पर्सन हैं ब्रिटेन के, उनको इसके लिए उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। उसके बाद गांधी जी 1915 में शिप से चले, समुद्री रास्ता से 1914 में चले और 1915 में पहुंच गए इंडिया। तो इनका स्वागत किया गया। 1915 अराइव्ड बॉम्बे इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट कोचार्ब नियर अहमदाबाद ऑन 20 में 1915 को ही। इन 1917 आश्रम शिफ्टेड एट बैंक ऑफ साबरमती
है ना। और देर आफ्टर in 1950 to 1970 he went on ऑल इंडिया टूर। वो भारत का स्थिति का जायजा लेने के बाद ही सत्याग्रह या ब्रिटिश के विरुद्ध कोई भी आंदोलन छेड़ना चाहते थे, इसलिए वो ऑल इंडिया टूर पे निकल गए। उससे पहले आते हैं क्या किया उन्होंने फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया अहमदाबाद के पास में। फिर उस 1917 में उस आश्रम को साबरमती के बैंक के किनारे, साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट किया गया, जो आज भी है। और आप जाकर देख सकते हैं, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत अच्छा है। और साबरमती से ही इनका सारा आंदोलन का जो भी क्रियाकलाप है वहाँ पर ही ब्लूप्रिंट तैयार करते थे। और कोई इनसे मिलना है तो साबरमती आश्रम में ही अभी मिलेंगे 1917 से लेकर के और आगे की समय तक। नाउ नेक्स्ट 1916 में abstained from active politics, though he attended Lucknow session of INC held in 20 to 30 December 1960, where Rajkumar Shukla, a cultivator from Bihar, requested him to come Champaran. एक्टिव पॉलिटिक्स 1916 में एक साल उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया, थोड़ा बहुत 1915 में लिया भी, लेकिन बहुत कम लिया। 1916 में बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन वो लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उस 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 1916 तक लखनऊ सेशन में कांग्रेस की एक मीटिंग होता है प्रत्येक साल, तो ये 4 दिन चला था, तो उस मीटिंग में ये भाग लिए थे। और उसी मीटिंग में इनको राजकुमार शुक्ला जो बिहार के किसान थे वो आए थे और इनसे मिले और इनको नील ब्लू की खेती कर रहे बिहार के किसानों पे कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इसके बारे में इन्होंने उनको जानकारी दी। किनको? गांधी जी को जानकारी दी। वो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करना कंपलसरी है, 3 कट्ठा उस जमीन पे करना है जो सबसे फर्टाइल लैंड है आपका, और वो लागत आपका कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, उससे काफ़ी कम रेट में, काफ़ी चीप रेट में, काफ़ी सस्ते रेट में उसको नील को उपज को अंग्रेज खरीदते थे और वो यहाँ से या तो ब्रिटेन भेजते थे या यहीं पे वो नील का उपयोग करते थे, डाई बनाते थे, कलर बनाते थे नील का, नीले रंग का। मीन्स हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसमें भी अभी यूज करते हैं उसका। उसके बाद 1917 गांधी जी इंटर्ड इन एक्टिव पॉलिटिक्स विथ चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ कल्टिवेटर्स ऑपरेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार अप्रैल 1917 फुल स्टॉप। चंपारण सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी 1917 में एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रवेश किए और किसके साथ प्रवेश किए? चंपारण सत्याग्रह के साथ। और चंपारण सत्याग्रह वो इंडिगो प्लांटर्स के साथ जो हो रहे थे एक्सप्लॉयटेशन, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह छेड़े और इसी के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में वो इंटर कर गए। तो एक सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह इनका फर्स्ट इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। भारत में फर्स्ट था लेकिन इनका जीवन में फर्स्ट नहीं था, क्योंकि ये कई ऐसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये साउथ अफ्रीका में कर चुके थे पहले और उसमें सक्सेस भी हुए थे। और गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ी थी। गवर्नमेंट को जो भी कानून चाहते थे कि ये कैंसिल हो, खारिज हो, उसको कैंसिल करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात इनमें ये थी कि ये जो भी काम करते थे तो पत्रकार को बुला लेते थे और पत्रकार उनको ये रिकॉर्ड कर लेता था। रिकॉर्ड मीन्स मे बी रिटेन और मे बी बाय प्रिंट और मे बी बाय अदर मीन्स। उसके बाद 1918 इन फरवरी 1918 गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्कर। हंगर स्ट्राइक एज ए weapon was used for the first time by गांधी जी ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्रगल। फरवरी 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में
इंडस्ट्रियल वर्कर का उनका कुछ इश्यू था कि बोनस नहीं दिया जा रहा है, उनका कुछ इश्यू था कि पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनका कुछ इश्यू था कि वर्किंग आवर भी ज़्यादा ही है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने वहाँ पर गए गांधी जी, कहाँ, अहमदाबाद में गए फरवरी 1918 में, और दोनों के बीच मीटिंग किए, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। तो ये वर्कर के साथ मिलकर के, और इन्होंने वर्कर के साथ दिया, और इन्होंने खुद अकेले हैंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल किया। और भूख हड़ताल किया तो इसके बाद जो मिल मालिक थे उन्होंने इनकी डिमांड को मान लिया। पूरा तो नहीं माना, लेकिन एक मिस कंप्रोमाइज पे आकर के बहुत हद तक उनके डिमांड को मान लिया गया, बोनस बढ़ा दिया गया, पेमेंट भी बढ़ाया गया, और ड्यू था वो इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने मार्च 1918 में फिर एक आंदोलन किया। तो इन मार्च 1918 गांधी जी वर्क फॉर पीजेंट्स ऑफ खेरा इन गुजरात who were fighting difficulty in paying the rent owing to failure of crop. खेरा सत्याग्रह was his first non-cooperation movement. खेरा में जो सत्याग्रह किए ये उनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो जस्ट 1 मिनट, खेरा जस्ट 1 मिनट, सॉरी, खेरा मूवमेंट, खेरा सत्याग्रह ऑफ 1918 इन द खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात in India during the period of British Raj was a satyagrah movement organized by Mohandas Karamchand Gandhi. It was a major revolt in the Indian independence movement. It was the second satyagrah movement after Champaran Satyagrah. तो खेरा मूवमेंट जो हुआ, इनका एक तरह से मूवमेंट लीजिए तो थर्ड है, लेकिन सत्याग्रह के रूप में यदि लेते हैं तो सत्य के लिए आग्रह करना, तो इनका सेकंड है। फर्स्ट चंपारण वाला सेकंड एक खेरा वाला आएगा। अहमदाबाद वाला क्यों नहीं? क्योंकि अहमदाबाद में ये भूख हड़ताल किए थे। अब भूख हड़ताल द्वारा इन्होंने बात अपनी मनवाई थी। देखिए खेरा सत्याग्रह के बारे में कुछ। सन 1918 में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल मारी गई। किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं आई। स्थिति को देखते हुए लगान की माफी होनी चाहिए, पर सरकार अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने को तैयार न थे। किसान की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई, तब महात्मा गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने के लिए सलाह दी और लोगों से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल अपनी खास चलती हुई वकालत छोड़कर सामने आए। यह उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया। वो अपने आप को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की उपेक्षा अपनी भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार रहने को कहा। पहले क्या होता था, अंग्रेज को यदि आप टैक्स नहीं देते थे तो वो जमीन आपको जब्त हो जाएगा। 3 सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम और एक और महलवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में जमींदार था, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार के बेटे जमींदार बनेगा जब अनलेस अंटिल वो कुछ बड़ा घोटाला न कर दे अंग्रेज के विरुद्ध। रोहितवारी में क्या होता था, डायरेक्ट किसान से अंग्रेज टैक्स लेते थे। और महलवारी में क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, टीम कुछ विलेज के मिलाकर के ग्रुप ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड होंगे और वो ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्ट करके
टैक्स को और अंग्रेज को देंगे। तो इन तीनों जगह पे जहाँ जहाँ ये था वहाँ रिस्पेक्टिव ये तीनों यदि टैक्स नहीं देते हैं तो ज़मीन को जब्त कर लेंगे, ज़मीन उनका अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इस तरह से 1918 में गांधी जी खेरा के किसानों के लिए आंदोलन किया और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर चंपारण, इनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। खेरा सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप। इनका नॉन कोऑपरेशन फर्स्ट था और सिविल डिसोबीडियंस बोलेंगे तो इनका फर्स्ट कहाँ था, तो फर्स्ट चंपारण वाला था। उसके बाद आते हैं 1919। तो गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑन अप्रैल 6, 1919। रॉलेट एक्ट लाया गया था। जो रॉलेट एक्ट में क्या है, रॉलेट एक्ट में है कि नो वकील, नो दलील, नो अपील और सीधा जेल में। रॉलेट एक्ट बहुत कड़ा कानून था जो भारत में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पैदा ले रहे थे उनको रोकने के लिए था कि शक के आधार पर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब वहाँ कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगा, कोई कोर्ट में अपील नहीं चलेगा और सीधा जेल में उनको डाला जा सकता है, चाहे वो आतंकवादी हों या ना हो, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो या ना हो, उन पर पुलिस को शक है, बस इतना काफ़ी है उनको जेल में डालने के लिए। तो यह है रॉलेट एक्ट जो लाया गया था, रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को। तो गांधी जी gave a call for सत्याग्रह against the Rowlatt Act and took command of the national movement for the first time। हाँ, ऑल इंडिया लेवल का जो एक मूवमेंट था उसका कमांड इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट इनका था। उसके बाद गांधी जी रिटर्न कैसरे हिंद। कैसरे हिंद इनको कहाँ मिला था, साउथ अफ्रीका में मिला था। किसने मिला था, तो इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना किया था। किस लिए किया था, तो घायल सैनिकों की सेवा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो इसलिए उनको कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था साउथ अफ्रीका में, इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना के लिए। उसके बाद इन्होंने कैसरे हिंद जो उपाधि था, कैसरे हिंद गोल्ड मेडल इनको मिला था, वो इन्होंने टू प्रोटेस्ट लौटा दिया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैस्करे अप्रैल 13, 1919। अप्रैल 13, 1919 को जलियांवाला बाग हो गया। 6 अप्रैल और 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया। तो ये दोनों के बीच का ज़्यादा अंतर नहीं है, 7 दिन का अंतर है। तो 7 दिन पहले रॉलेट एक्ट लाया गया, 7 दिन बाद लाया गया मीन्स जलियांवाला बाग कांड हो गया, जिसमें कि पीसफुल प्रोटेस्ट और मीटिंग हो रहे थे, पीसफुल लोग गैदरिंग हुए थे और उसमें से जनरल डायर जो था वो वहाँ पर पुलिस को ले गया और इनडिस्क्रिमिनेटरी फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। उसमें एक ही गेट था और उसी गेट पे पुलिस को तैनात कर दिया और उसमें कोई एग्जिट नहीं था। उसके बाद एक कुआं था, तो उस कुएं में लोग कूदे, उससे भी बहुत लोगों का जान चली गई और मरने वाले की संख्या, घायलों की संख्या, बच्चे भी उसमें मारे गए, औरतें भी मारे गए, बूढ़े भी मारे गए, बहुत ज़्यादा थे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट। एक ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट था जो नवंबर 1919 में हुआ दिल्ली में। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट नवंबर 1919 में हुआ। 1919 में 3 प्रमुख घटना हुआ। एक तो रॉलेट एक्ट आया, नो वकील, नो दलील, नो अपील, और एक जलियांवाला बाग आया जिसमें कि बहुत सारा भारत के नागरिक जो जस्ट वहाँ बैसाखी का कुछ था, पर्व था, तो उसके लिए गए थे या आपस में सभा के लिए गए थे पीसफुल, और उनको पता नहीं था कि प्रोबेटी ऑर्डर जारी किया गया है।
तो पहले इतना तो था नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, तो पहले इतना कुछ था नहीं। तो उनको मैसेज नहीं था कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया गया है, तो वहाँ पर थे, इकट्ठे हुए थे, तो उन पे गोली चला दिया गया था, जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। और थर्ड हुआ था कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्या है, तो खलीफाट था इटली और इटली के एरिया में, इटली और इटली के एरिया में खलीफा की शासन था, और इसके राजधानी इटली के तुर्की के राजधानी आंकरा ले लीजिए, और उसके आसपास के जो अभी कंट्री हैं वो सभी में एक राजा का शासन था, खलीफा बोलते हैं हिंदी में, खलीफा का शासन था। उनको अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने उनको हरा दिया और उनको बहुत बेइज्जती किया। तो इससे क्या है कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो है एक हो गए, और उसके विरुद्ध पूरे वर्ल्ड में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो वो आंदोलन इंडिया में भी चलाया गया, और इंडियन के मुस्लिम जो थे वो महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष चुना उन्होंने। नवंबर 1919 में चलाया गया था मूवमेंट। अब चलते हैं 1920 और 1922 के महात्मा गांधी जी का एक्टिविटी हम देखेंगे। तो गांधी जी लेड द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इन अगस्त 1920 एंड फरवरी 1 अगस्त 1920 टू फरवरी 22। मीन्स जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नवंबर 1919 में हुआ था, और नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ चला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला और खिलाफत आंदोलन भी चला। 1920 से मीन्स 1 अगस्त 1920 से और फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी कॉल ऑफ मूवमेंट फरवरी 1222 आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट एट चौड़ा चौड़ी। मान लो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला, और गांधी जी बोले थे कि ये मूवमेंट हमारे जितने भी रहेंगे नॉन वायलेंट रहेंगे। लेकिन चौरा चौरी जो गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक थाना में 5 फरवरी 1922 को मीन्स कुछ 22 पुलिस वालों को लोगों ने उनके ही थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। 21 को जिंदा जला दिया, 1 को तो हत्या कर दिया था। तो इसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड मीन्स स्टॉप्ड। गांधी जी ने बोला कि इसको हम बंद कर देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी, मीन्स गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फर्स्ट मास मूवमेंट था ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और इन्होंने इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदार लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद 1924 में बेलगांव कर्नाटका सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम गांधी जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। बेलगांव जो कर्नाटक में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ 1924 में, प्रत्येक साल होता है, तो 1924 में हुआ। तो इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उसका अध्यक्ष बने, उस सेशन का, उस मीटिंग का अध्यक्ष बने। उसके बाद 25 से 27 1925 से 1927 में गांधी जी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी रिज्यूम्स एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1927। गांधी जी 1925 से लेकर के और 1927 तक एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिए, और अपना खुद के बनाए हुए प्रोग्राम पर उन्होंने ध्यान दिया। फिर गांधी जी 1927 में पुनः एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आ गए। 1930 से 1934 तक कहते हैं कि गांधी जी नाराज बहुत होते थे, तो वैसे ऐसा लगता है कि वो 2 साल के लिए नाराज हो गए थे किसी बात से, कांग्रेस की किसी बात से नाराज हो गए होंगे, और 2 साल के से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए।
1930 से 1934 तक गांधी जी लॉन्चेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ हिज दांडी मार्च। सात सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट फेज मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद फिर 5 मार्च 1931 को गांधी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। फिर 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक सेकेंड फेज एंड फिर 3 दिसंबर 1932 से 17 अप्रैल 1934 तक इनका थर्ड फेज रहा है, मीन्स पॉलिटिक्स के एक्टिविटी का। तो हम देखते हैं गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया दांडी मार्च के साथ। ये दांडी मार्च किया और मीन्स साल्ट सत्याग्रह भी उसको बोलते हैं, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया और अप्रैल 1905 को तक ये चला, मीन्स 5 अप्रैल तो 12 और मीन्स 18 दिन, 18 और 5 लगभग 23 या 22 दिन लोग बोलते हैं, 22-23 दिन की यात्रा करके इन्होंने दांडी के समुद्र के किनारे पहुंचे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और उसके बाद गांधी जी से बोला गया कि आप नमक सत्याग्रह को वापस ले लीजिए और हम समझौते के लिए तैयार। लेकिन ये समझौता यहाँ नहीं होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन रहेंगे, लंदन में होगा, और उसमें आप मीटिंग में अपना बात रखिए, आपकी बात शायद सुन ली जाए। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, जिसमें कि उन्होंने भाग नहीं लिया और कांग्रेस भी भाग नहीं लिया, तो वो सफल भी नहीं रहा। और जो भीमराव अंबेडकर थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ, जिसमें कि गांधी जी भाग लिए। गांधी जी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। मीन्स जो हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक मीटिंग हुआ था और राउंड टेबल पे हुआ था, ताकि कोई मीन्स बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, इस तरह से, इसलिए वो राउंड टेबल पे बैठा जाता था, सभी बराबर हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक, जिसमें कि गांधी जी भाग लिए थे। लेकिन फिर भी कोई समझौता, कोई निष्कर्ष पे गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भाग लिए थे। तो कांग्रेस यानी गांधी जी और अंग्रेजों के बीच कोई समझौता, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, जिसमें कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव या गांधी जी भाग नहीं लिए। गांधी जी 1934 से 1939 तक रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड सेटअप सेवाग्राम आश्रम इन वर्धा। सेवाग्राम एक जगह का नाम है, उसमें वर्धा आश्रम की स्थापना किया उन्होंने। 1939 में गांधी जी रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स और 1939 में पुनः एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। बीच बीच में गांधी जी ब्रेक लेते थे। तो 1940 से 41 गांधी जी लॉन्चेड इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। 40 से 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, क्योंकि जो सत्याग्रह एक चलाया गया था 1920 से 22 तक, तो उसमें हिंसा हो गई थी, तो ये मास मूवमेंट नहीं चलाना चाहते थे। तो बोले प्रत्येक एक आदमी अपना सत्याग्रह करेगा, खुद करेगा, उसमें कोई दूसरे लोग शामिल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो 1942, लेकिन इसका अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ा। तो 1942 में क्या हुआ? कॉल टू क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर विच गांधी जी रेड द स्लोगन डू और डाई, इधर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट टू फ्री इंडिया। गांधी जी एंड ऑल कांग्रेस लीडर्स अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया और बोला कि या तो मर जाना है
या इंडिया को फ्री करना है, या ऐसे बोल सकते हैं कि डू और डाई। उसके बाद गांधी जी और जितने भी कांग्रेस लीडर इसमें भाग लिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसी को बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो जितने भी लोग इसमें भाग लिए थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 1945 गांधी जी इन्फ्लुएंस ऑन द कांग्रेस वेंस परसिस्टिवली आफ्टर 1945। उसके गांधी जी का बहुत पकड़ मजबूत हो गया कांग्रेस पे। 1946 डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द ऑर्गी ऑफ कम्युनल वायलेंस एज ए रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग्स डायरेक्ट एक्शन कॉल, गांधी जी ट्रेवल्ड टू नौखली ईस्ट बंगाल, नाउ बांग्लादेश, एंड लेटर ऑन द कलकत्ता टू रिस्टोर द कम्युनल पीस। कम्युनल राइट हुए थे 1946 में, तो गांधी जी उसको शांत करने के लिए साइट पे गए थे डायरेक्ट। हाँ, नौखली अब कलकत्ता गए थे। नौखली अब पहले ईस्ट बंगाल में था, फिर ईस्ट पाकिस्तान, फिर नाउ इट इज बांग्लादेश, फिर कोलकाता में गए थे। उसके बाद नाउ 1947 गांधी जी डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन प्लान, जून 3, 1947। While staying in Calcutta to restore communal violence, observes complete silence on the dawn of India's independence. 15 August 1947. Gandhi ji returned back to Delhi September 1947. जब देश आजाद हो रहा था जिस दिन 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। और